इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल मिक्सचर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल मिक्सचर। जिसका हो जाए बता देना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर वही बेसिक्स लगेंगे जो हमने सीखे थे। वो मेरा इसके अंदर रिएक्शन क्या हो रही है, मैंने FeSO4 लिए, ठीक है, प्लस Fe2SO4 थ्राइस लिया, उसके अंदर मैंने क्या डाला है, KMnO4, ठीक है। इन तीनों की मैंने रिएक्शन करवाई है। अब तुम्हें यही चीज पहचाननी है जो हमने प्रिडिक्शन में सीखी थी। प्रिडिक्शन में क्या था, ये मेरा Fe किस में, +2 में, तो KMnO4 के साथ क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज किस में चला जाएगा, +3 में। ये जो है मेरा Fe2 इसमें क्या है, ये +3 में, तो ये +3 में है, तो ये तो कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा ऐसा पड़ा रहेगा, ठीक है, मुर्दा लाश की तरह, ठीक है। तो SO4 में सल्फर मैक्सिमम में होता है, ये भी चेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, वो भी चेंज नहीं होगा, मतलब इस पूरे का कोई रोल ही नहीं है। हमारी जो रिएक्शन होनी है वो इसकी होनी है और इसकी होनी है। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, सेम, तो मतलब क्या हो गया, मेरे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे किसके, FeSO4 के, वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, ठीक है, किसके, KMnO4। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, FeSO4 के कितने, ठीक है, टोटल मेरा क्या है, मुझे नहीं पता कितने, मैं n मान लेता हूँ, ठीक है, टोटल 3 है ना, मैं n मान लेता हूँ, n फैक्टर कितने, 1, ठीक है। और KMnO4 में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मुझे उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मुझे क्या गिवन है, मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है, 2, इंटू वॉल्यूम कर दो 100 ml, ठीक है, और इंटू n फैक्टर कर दो, n फैक्टर कितने 5, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे जो n की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1000 मिलीमोल्स, ठीक है, कि हमने मिली में ही रखा था, ठीक है, 1000 मिलीमोल्स, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये मेरा 1 मोल के। मतलब क्या हो गया, मेरे इस सॉल्यूशन में Fe जो 2+ वाला, ये FeSO4 कितना है, 1 मोल, ठीक है। तो मेरा Fe दूसरा कितना हो जाएगा, Fe कितना था ये, 2SO4 थ्राइस, ये कितना हो गया, टोटल कितना था 3, तो ये कितना हो गया 2 मोल्स, तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/3, और इसकी कितनी हो गई 2/3। मतलब सारा खेल किसका है, हमें प्रिडिक्शन से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, तो इसके अंदर इसका कोई रोल ही नहीं था, बस हमने ऐसे लिख दिया था, और बस देखना क्या था, हमारा ये कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो हमने किसके हिसाब से देख लेना था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के साथ, ठीक है, समझ आ गया। अगला है कैलकुलेट मोल्स ऑफ KMnO4, ठीक है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KMnO4 required to completely neutralize, required to completely neutralize, ठीक है, चलिए completely neutralize या completely oxidize बोल लो, 1 mole of FeC2O4 in acidic medium, in acidic medium। इस क्वेश्चन को कर दो, जिसको अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है उसके लिए मैं एक बार फॉर्मूले सारे लिख देता हूँ। n इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, एक तो n इंटू एन फैक्टर के, दूसरा किसके इक्वल होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वो क्या होता है, मोल्स आ गए इंटू एन फैक्टर, तीसरा क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये तीनों तरीके से मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकता हूँ, ठीक है, जिसको दिक्कत होती है मैंने लिख दिया। क्या आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, रूपाली का आंसर आया है, सही है, बिल्कुल सही है, हाँ, ये सबका हो जाना चाहिए। पहले रिएक्शन लिखो, फिर देखो कि कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन रिड्यूस हो सकता है। मुझे क्या दिया है, KMnO4 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे में जो जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं उनको कर दो, ठीक है। ये किसका केस हो जाएगा, याद है, कंबाइंड, तो यहाँ पर वही चीज लगेगी जो मैंने कहा था, आगे अप्लाई हम करेंगे।
रिएक्शन तुम्हें इसमें बैलेंस वगैरह नहीं, बस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वही लिखना होता है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं कि भाई मुझे सारा प्रोडक्ट पता होना चाहिए, कौन किस में जा रहा है ये पता होना चाहिए बस। हम्म, 3/5 सबका हो जाएगा। भाई तुम कैसे ऊपर चढ़ के बैठ गए। स्टार ऑफ आर क्लास, क्या नाम है तुम्हारा? है विकी या बिकी? बिकी, आपका? हर्ष, हर्षवर्धन, हर्ष। सबका हो गया? किस किस का नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई नहीं, करते हैं। देखो ध्यान से देखो, कंसेप्ट वही लगना है, एक दो में दिक्कत होती है उसके बाद अगला तुम खुद करना फिर, ठीक है। अब एक और मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, KMnO4 लिया है, ठीक है, और साथ में मैंने क्या लिया है, FeC2O4। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो तुम बताओ, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा खुद को, रिड्यूस, तो किस में जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हम एसिडिक की मान के चलते हैं, अगर गिवन ही होगा वैसे तो, ठीक है। उसके बाद ये मुझे अच्छे से पता है, मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इसके बारे में पढ़ा था, उसमें क्या होता था, ये +2 में था और ये किस में था, +3 में, तो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन तो -2 के अलावा देखेगा भी नहीं, ठीक है, वो तो पर ऑक्साइड में ही देखता है बस -1। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा चला जाएगा मेरा Fe3+ में, और ये किस में चला जाएगा, CO2 में। समझ, इतनी बात समझ गए, मतलब कि दोनों के दोनों क्या हो गए, ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये किस में चला गया, +3 में, और यहाँ पर ये +4, और कोई है ही नहीं जो चेंज करे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट वही है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ FeC2O4। तो मुझे पता है KMnO4 की वैल्यू क्या क्या गिवन है, मोल्स मुझे बताना है, तो मैं मोल्स को ऐसे छोड़ देता हूँ, और एन फैक्टर मुझे पता है कितना होगा, 5, ठीक है। और FeC2O4 का क्या बताना है, मुझे 1 मोल गिवन है, ठीक है, ये 1 मोल है इनटू एन फैक्टर हमने उस दिन निकाला था, कैसे निकलता है, इस केस में कंबाइंड है, तो कंबाइंड में क्या होते हैं, ऐड, तो पहले क्या हो जाएगा 1 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 2, तो टोटल इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। एप्लीकेशन है उसी पार्ट की, कि मेरा एन फैक्टर याद है ना, कंबाइंड में क्या होता था, दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 × 3, तो एन क्या आ गया 3/5, ठीक है। ये तो अभी हमने बहुत बड़ा कर दिया, ओरली भी हो जाता है, अभी हम सीख रहे हैं इस वजह से। इनडायरेक्टली तुम्हें बस इक्विवेलेंट्स को बराबर करना है, सीखना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये पता है, ये तो कुछ नहीं करेगा ऑक्सीडाइज करने के अलावा, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाएगा। दूसरे में देख लो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ सकती है, हमने लगभग सबका पढ़ ही रखा होगा, जैसे ये पता है +2 से +3 में जाता है, ये +3 से +4 में, ऑक्सीजन कहीं नहीं जाता, तो बस हमें सारे वैल्यू लिखनी नहीं, बस हमें जो चेंज हो रहे हैं उनके बारे में लिख देना, रिएक्शन तो हमें चाहिए ही नहीं पूरी, समझ गए, ठीक है। नोट कर लिया सबने, पक्का, अगला पक्का करोगे, ठीक है, नहीं करोगे तो मार खाओगे, मेरे से नहीं, घर वालों से। अगला क्वेश्चन लिखो, अभी देखते हैं कितने कर पाते हैं। इट रिक्वायर्स, ठीक है, इनडायरेक्टली मोर रिडॉक्स बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा है, हमारा आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट रिक्वायर्स क्या हो गया, मैं तो सोचा था उसके बाद मैं बैक बॉन्डिंग भी पढ़ा दूं। इट रिक्वायर्स 40 ml, अरे इट नहीं, एक मैंने क्या लिख दिया है, हाँ इट ही आएगा भाई, कंफ्यूज हो रहा है, पूरी लैंग्वेज पढ़ने तो, ठीक है। इट रिक्वायर्स 40 ml ऑफ 1 मोलर, 40 ml ऑफ 1 मोलर सीरियम +4 solution टू टाइट्रेट यहाँ पर दिक्कत है कोई टू टाइट्रेट 20 ml of 1 molar SN2+, which converts to SN4+. Calculate oxidation state of cerium in product. Calculate oxidation state of cerium in the product.
+3 देखते हैं सबका आया, तुक्के वाला तो नहीं है? हाँ ठीक है, +3 आएगा। कंसेप्ट वही लगाना, पहले रिएक्शन लिखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, रिएक्शन लिखोगे फिर उसके इक्विवेलेंट के बराबर कर दो, एन फैक्टर को एन फैक्टर रहने दो, ठीक है, एन में एन फैक्टर आ जाएगा, उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल कर देना एन फैक्टर के इक्वल। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगी, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ओरली भी हो जाएगा, अभी जल्दबाजी मत करो, आंसर से निकालो, अभी कंसेप्ट अभी सेम ही रखो, आगे जाके रिएक्शन भी नहीं लिखनी पड़ेगी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी। हो गया सबका सबका पक्का? तो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, मुझे 40 ml ऑफ, ठीक है, क्या लेना है, सीरियम 4 प्लस SN2 प्लस, वो मुझे क्या देते हैं, ठीक है, SN4 प्लस प्लस सीरियम का मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, होगा तो पॉजिटिव ही मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ले लो, ठीक है, सीरियम, एक ही मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इस पे स्टक है, ये ना सोचना कि सर हम तो ओरली भी कर दिया, ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए, वरना ओरली भी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ये तो अभी तक हम चलाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे सीरियम 2 प्लस 4 प्लस के, बताओ, n इंटू एन फैक्टर, n कितना है, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 इंटू 40, ये मेरे मोल्स आ गए, इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मुझे नहीं पता मान लो, ठीक है, एन फैक्टर मुझे नहीं पता इसका, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता फाइनली किस में गया। अब यहाँ पर क्या एन इक्विवेलेंट ऑफ ये, मुझे कितना है इससे करना है 20 ml इंटू 1 मोलर, एन फैक्टर कितना है 2, तो यहाँ से मेरा एन फैक्टर कितना आ जाएगा, ठीक है, तो मेरा आ गया एन फैक्टर 1। अब एन फैक्टर कब 1 आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या हुआ होगा पक्का, रिड्यूस, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा रिड्यूस हुआ तो वो कम हुई होगी, तो मैं 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो यही होता है ना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एन फैक्टर, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो मतलब क्या हो गया, मेरी जो एक्स की वैल्यू है ये क्या हो गई 3, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई 3 प्लस, ठीक है। धीरे धीरे जब सीखोगे तो तुम्हें रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी, सीधा ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, ओरली हो जाएगा कि इसके मोल्स इंटू एन फैक्टर, इसके मोल्स इंटू एन फैक्टर, बस एक लाइन में हो जाएगा। अब फाइनल क्वेश्चन इस टॉपिक पर, उसके बाद हम चलेंगे आइडो आईडी पे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसने ये कर दिया समझ जाओ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 ml 10 ml 10 ml 0.1 मोलर KMnO4, ठीक है, 10 ml 0.1 मोलर KMnO4 is treated with 0.1 molar, is treated with 0.1 molar 100 ml FeSO4 solution in acidic medium, if resulting solution requires 0.1 molar K2Cr2O7 solution, requires 0.1 molar K2Cr2O7 solution for complete neutralization. Find the volume of K2Cr2O7 solution. क्वेश्चन समझ आया क्या है क्वेश्चन, वो तो इंग्लिश है ना, उसका तात्पर्य क्या है, ठीक है, तात्पर्य तो बताओ। पहले तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, हाँ, तो पहले हमने KMnO4 इतना नहीं दिया कि पूरा का पूरा Fe2+3 में चला जाए, तो पहले हम आधा करके, ठीक है, अब जो बचेगा उसके साथ K2Cr2O7 लगेगा, सबका हो जाना चाहिए।
दोनों रिएक्शन लिख लो अगर तुम्हें दिक्कत है, पहले एक रिएक्शन लिखो, फिर देखो वहां से मेरा कितना बच रहा है, ठीक है, उसके बाद अगले में उसको पुट कर दो। मैं तब तक सारा डाटा लिख लेता हूँ। डाटा क्या क्या था, +3 में ये मेरा क्या था 0.1 मोलर, ये मेरा क्या KMnO4 है, और क्या क्या है 0.1 मोलर 100 ml FeSO, ठीक है, ये डाटा है। और क्या डाटा है 0.1 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन, ये मेरा तीसरा डाटा हो गया, ठीक है। सामने ही डाटा है, अगर तुम्हें किसी ने नहीं लिखा डाटा। हो गया सबका, सबका चलो बढ़िया। किसका नहीं हुआ, एक का हो गया सबका, 50/6 आ रहा है ना। किस किस का नहीं हुआ बता दो यार, किसका नहीं हुआ, एक दो और। भाई डर क्यों रहे हो, मारूंगा थोड़ी, बता दो तो क्या होगा, तभी तो पता चलेगा। अच्छा हाँ, क्या डिक्रीज करेगी, इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हमें कुछ सोचना ही नहीं, मोल्स मतलब इक्विवेलेंट्स निकालो, क्वेश्चन हो जाए। किसी इसका नहीं हो, दोबारा बताओ भाई, डिस्ट्रैक्ट किया इसने। 1 2 3 बेटा, जितने हाथ दिखेंगे तभी मैं यहाँ पर, वरना मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, पता तो चले किससे नहीं हुआ, ठीक है। चलो यहाँ पर मेरा सबसे पहले किसके इसके बीच में रिएक्शन हुई है, इधर देखो, अब FeSO4 है, ठीक है, साथ में कौन है मेरा KMnO4, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं, मैं पहले सिंप्लीफाइड लिख रहा हूँ, ठीक है, वही आसान भी लगेगा। अब मुझे बताओ Fe+2 से किसमें जाएगा, +3, कुछ बैलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं करनी। और ये Mn किसमें है, ये +7 से किसमें जाएगा, +2, ठीक है। तो ये मेरे कितने हैं, क्या क्या गिवन है इसका 0.1 मोलर, ठीक है 100 ml, और ये कितना है 0.1 मोलर 10 ml, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से मैं इनके क्या मिलीमोल्स निकाल सकता हूँ, तो मिलीमोल्स कितने आ गए, कितने आए 10, और दूसरे के कितने, एक, अभी मैंने मिलीमोल्स पूछे भाई, ठीक है, तो 1 होएगा, इसके सही बताया ना, ठीक है। ये मेरे क्या इसके मोल्स या मिलीमोल्स बोल लो। अब मैं क्या निकाल लूंगा मिली इक्विवेलेंट्स, वो क्या हो जाएंगे इसके 10, इसके क्या होंगे 5, ये भी क्या ठेंगा ठेंगा, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो जाएंगे इक्वल रिएक्ट करते तो ये खत्म, ये कितना बचेगा 5, और ये कितना 5 बनेगा, और ये 5, हमें मतलब नहीं है इनसे, हमारा पता क्या चला मेरे 5 इक्विवेलेंट्स बच गए इसके। तो अब मुझे क्या करना है, बस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ जो बच गए उनको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है। तो ये मुझे डायरेक्ट मिल गए 5 मिली इक्विवेलेंट से, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा एनिक्विवेलेंट, इसका कितना होगा, क्या गिवन है 0.1 मोलर, ये उसकी मोलैरिटी हो गई इनटू वॉल्यूम, ठीक है, इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या हो गया 6, तो मेरी वॉल्यूम क्या आ गई, ठीक है, क्या बन गया मेरा 5/60, यही है ना। ओ ये मेरा क्या आएगा 50/6, ठीक है। तो मेरी वॉल्यूम क्या आ गई 50/6 से किस में आएगी ml में, क्योंकि हमने क्या मिली इक्विवेलेंट्स की बात की है। तो बस हो गया, कुछ भी नहीं था, हमें कुछ भी नहीं करना, पहले रिएक्शन से निकालो कितना बचा है। तुम रिएक्शन के अलावा नॉर्मली भी चलना चाहते हो उससे भी लिख सकते हो, एन इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ किसके इक्वल हो जाएंगे, एन इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, ऐसे लिख लो, यहाँ से निकाल लो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा कितने रिएक्ट किए, बाकी माइनस कर देना, उतना बच जाएगा। हम्म 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 हाँ ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा उससे, हाँ उससे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने रिएक्शन चलाई है ना, जैसे उन्होंने बोला हमने वैसे कर दिया, वो तो शॉर्टकट तो जितना तुम बना सकते हो आगे बन जाएंगे, समझ गए, ठीक है। तो अपना ये वाला टॉपिक तो हो गया खत्म। अगली हेडिंग है आइडोमेट्री, ठीक है, अगली हेडिंग है आइडोमेट्री। आइडोमेट्री टाइट्रेशन के बारे में कितना पता तुम्हें, सब क्या होता है,
किसको पता बता दो यार, बोल दो, मुझे बताना है क्या होता है आइडोमेट्री। हाँ ना तो बता दो, मैं तो बताऊंगा, तुम्हें कितना पता, मैं ये पूछ रहा हूँ आइडोमेट्री क्या होती है। दीवारों बोल लो, बोलो, नहीं पता। अरे मुझे पता तो चले कितना आता है, इसलिए पूछ रहा हूँ, टेस्ट नहीं ले रहा तुम्हारा, मतलब बिल्कुल नहीं आता। चलो अब आ जाओ, आइडोमेट्री सबसे पहला हमें शॉर्टकट क्या समझना है, शॉर्टकट यार ये कलर कौन सा था नाम, ये राइट, ठीक है। सबसे पहले हमें एक बात ये समझनी है कि यहां से हमें इस वर्ड को निकालना है, ठीक है। क्या आया ओ, तो यहां से ही मेरा क्या बना कि मैं इसकी हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ निकालता हूँ, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं आईडीओ और आईडी में, दोनों पढ़नी है ना, ठीक है। तो हमने यहां से समझा, ठीक है, कि अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, आइडोमेट्री, ठीक है। मैंने इसलिए मार्क किया, आगे जाके मिक्स हो जाता है कि हम इसमें क्या यूज करते हैं, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मतलब हमने शॉर्टकट बनाया बस याद रहे, ठीक है, और वो इनडायरेक्टली मैं इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, इसलिए 2 स्टेप्स में होती है, ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या होता है वो देखो, मैं क्या लूंगा, अपना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा, कोई भी है, ठीक है, KMnO4 हो सकता है, K2Cr2 कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ मैं क्या करूंगा, Ki का रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है। Ki वो भी क्या हुई एक्सेस में, रीजन भी बताऊंगा एक्सेस में क्या होती है, जरूरत क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी लेकिन कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर, तो Ki का क्या बुरा हाल करेगा, उसको ऑक्सीडाइज तो किस में ले जाएगा, I2 में, ठीक है। तो ये मेरा किस में चला गया, I2 में, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस, हमें नहीं पता कौन सा, तो मैं नहीं लिख रहा उसके बाद, ठीक है। तो स्टेप 1 में मेरा क्या हो गया कि मेरा I2 में चला गया। अब एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे, जितना भी यहाँ पर आयोडीन लिबरेट होगा, ठीक है, जितना भी आएगा, अब मैं क्या करूंगा, उस आयोडीन को हाइपो सॉल्यूशन के साथ, हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, Na2H2O3, ठीक है, उसके रिएक्ट करवाऊंगा। अब ये बताओ अब क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको क्या कर देगा वो, रिड्यूस, क्या बन जाएगा ये मेरा I माइनस, प्लस क्या बन जाएगा मेरा Na2, क्या बनेगा S4O6, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या हमारा, अब हमने एक चीज यूज क्या करनी है यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये मुझे पता होगा कि इसकी मुझे मतलब मोलैरिटी भी पता होगी, ठीक है, वॉल्यूम भी पता होगी, एन फैक्टर पता ही है हमें। अगर मुझे इसके बारे में पता है, अगर मुझे इसका पता है तो मैं पता लगा सकता हूँ आयोडीन कितना होगा, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अगर इसके इक्विवेलेंट पता है तो इसके निकल जाएंगे, अगर इसके निकल गए तो इनडायरेक्टली इसके निकल गए, इसके निकल गए तो इनडायरेक्टली मैं इसके निकाल लूंगा, और मेरी वहां से उसकी क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये। अब बात आती है, ध्यान से समझ लो, ठीक है, यूज नहीं आएगी, बस समझ लो कि यहाँ पर मैं अगर एक्सेस क्यों लिया, अगर मैं एक्सेस ना लेता तो क्या दिक्कत होती, कोई बता सकते है? क्या हो जाए, वो रीजन है, और कोई रीजन नहीं, मैंने माप के डाला है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़िया, मेरे पास तराजू है, ठीक है। फिर बताओ फिर क्या होगा, ठीक है। देखो बस सिंपल सी बात है, देखो मेरा जो के I2 होता है ना, ठीक है, जो मेरा I2 होता है वो इनसोल्यूबल होता है, ध्यान से समझना, वो इनसोल्यूबल होता है, वो सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब मैं, जैसे यहाँ से I2 निकला, जो I2 निकलेगा इनसोल्यूबल रहेगा सॉल्यूशन में, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस में क्या ही डालते हैं ना, तो वहां से उसको कौन मिल जाता है, I नेगेटिव, तो ये मिलके क्या बना लेते हैं, I3 नेगेटिव, और ये सोल्यूबल होता है। मतलब क्या हो गया, ताकि वो सोल्यूबल हो जाए सॉल्यूशन में, निकल ही ना जाए, पता चले भाई हमने किया वो निकल ही गया, मैं रिएक्ट किसके साथ करूं, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए इनडायरेक्टली हम उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये एक्सेस में लेते हैं। अगर एक्सेस में ना होता, ये ना होता, तो ये सोल्यूबल ही ना होता और आयोडीन भाग जाती, आयोडीन भाग जाती तो भाई Na2H2 बैठा रहता, कुछ मिलता ही ना उसको रिएक्ट करने के लिए। समझ गए एक्सेस का रीजन, ये छोटा हो जाता है, ये भी ऐसे किससे होता है, मूव होता है यहाँ से सिलेक्शन, इसको ऐसे पकड़ लो, छोटा नहीं होगा, छोटा तो होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होगा भाई, चलो एक दिन लगेगा, फिर अपने आप समझ आ जाएगा। क्लियर है इतना, रिफ्लेक्शन आ रही है,
रुको कहाँ आ रही है, मैं अड़ जाता हूँ वहां पे, यहाँ पर है भाई, तुम्हें दिखेगा ही नहीं। अब दिख रहा है इतना ए अब लिख लो फटाफट, अभी तो हटी थी भाई, नहीं हो पा रही। ठीक है, अरे उधर से आ रही है, अरे बैठ जाओ पीछे, 15-20 बच्चे बैठ जाओ, लाइट को रोक दो। अरे मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ, दिख जाएगा। कहाँ गया ये मूव, अब ठीक है, उसके साथ साथ चल रही है रिफ्लेक्शन, रेड कलर में ज्यादा आ रही है, मतलब फिर वही होगा। मैं बोल देता हूँ, ये लिखे है मैंने आई नेगेटिव, ठीक है, ये मेरा क्या है, आई नेगेटिव, ठीक है, आई नेगेटिव प्लस Na2S4O6, ठीक है, और ये मेरा I2 है, ये मेरा I2 है, ये मेरा हाइपो सॉल्यूशन है, ये मेरा आयोडीन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये Ki है एक्सेस में। ये पूरी कुंडली बता दी उसकी। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना, मैं इनडायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, पहले मैं इस रिएक्शन से क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, समझ रहे हो। ठीक है, अगर मुझे हाइपो के पता है तो मैं इनडायरेक्टली इसकी निकाल ली। अब मेरा सेकंड स्टेप में क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है तो भाई इसके साथ हम इसको भी इक्विवेलेंट में लगा सकते हैं। तो पहले स्टेप्स में हम ये निकाल लेंगे, दूसरे स्टेप में ये निकाल लेंगे। और कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लो, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो इनडायरेक्टली मेरे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये इक्वल हो जाएंगे, ये भी हो सकता है ना। तो वो चीज हर जगह अप्लाई नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। ठीक है, पता मुझे भी है, मेरे पास भी थोड़ा सा दिमाग है, तो मैंने बस इसलिए नहीं लिखा। मैं डायरेक्टली इसको और इसको भी इक्वेट कर सकता था, एक क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे क्लियर हो जाएगा मैंने क्यों नहीं लिखा। लिख सकते हैं, लेकिन वो किस केस में लिख पाएंगे वो भी बता दूंगा, अभी इसको ऐसे लिखना। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन से क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, ठीक है, और फिर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा। रिफ्लेक्शन पड़ ही रही है वहां पर, थोड़ा सा इधर बैठना, क्या थोड़ा सा तो हो जाएगा, एडजस्ट कर लो। 50 ml 50 ml of KMNO4, 50 ml of KMNO4 is mixed with excess of Ki, is mixed with excess of Ki in acidic medium, is mixed with excess of Ki in acidic medium. The liberated iodine, the liberated I2 requires 30 ml of 0.1 molar, requires 30 ml of 0.1 molar हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन पता ना क्या होता है, ठीक है, 0.1 मोलर हाइपो सॉल्यूशन। फाइंड मोलैरिटी ऑफ KMNO4 सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ KMNO4 सॉल्यूशन। तब तक मैं डाटा लिख देता हूँ, ठीक है, तब तक तुम सोल्व करो। मेरा क्या है यहाँ, KMNO4 है, कितना है 50 ml, और क्या गिवन है, Ki के साथ डाला, और जो मेरा ये 30 ml 0.1 मोलर हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरा हाइपो, ठीक है, चलो हो जाएगा, कंसेप्ट वही रहेगा। कहाँ भाग गया था भाई रजनीश, 3/250। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, 50 ml of KMNO4 is mixed with excess of Ki in acidic medium. The liberated iodine requires 30 ml of 0.1 molar hypo solution. Find molarity of KMNO4 solution. देखो सीधा शॉर्टकट लिख लो, शॉर्टकट क्या है, ठीक है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि आंसर दे देगा, बस वो नोट बना के लिख लो। अगर ध्यान से लिखो, अगर मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी मेरा आयोडीन है, ध्यान से समझना, ठीक है, या पहले ले लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आयोडीन नहीं है, मतलब कि जो भी मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूं उसमें आयोडीन नहीं है, तो तुम सीधा क्या लगा सकते हो,
तुम्हें कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये कब लगेगा, जब मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आई नहीं है। लेकिन अगर दूसरा केस क्या हो गया, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मेरा आई आ गया, फिर हमें दोनों सेपरेटली करना पड़ेगा जो हमने दो इक्वेशंस की थी। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले एन इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, ध्यान से समझ लो, पहले मैंने बता दिया, वैसे सोचा था बाद में बताऊंगा, ठीक है। और एन इक्विवेलेंट्स ऑफ आई2, यहां से मैं क्या निकालूंगा, एन इक्विवेलेंट्स ऑफ आई2, ठीक है। और तुम्हें पता है एन इक्विवेलेंट क्या होता है, रिएक्शन डिपेंडेंट, पढ़ाया था मैंने, ठीक है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहां से मैं पहले क्या निकाल लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई2, समझ रहे हो, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं, रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं होते, एन इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से NI2 आ गया। अब अगली इक्वेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर अब मैं इसका n फैक्टर लिखूंगा, और n जो मैं लिखूंगा वो ये वाला लिखूंगा, ठीक है। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, n इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी तो मैंने जो केस दिया वो ये वाला है, उसके अंदर मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आई नहीं है, ठीक है, KMnO4 है ना, तो वहां पर हम ये डायरेक्टली ये वाला लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दूंगा जिसके अंदर ये होगा, तब नहीं लग पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को कराता हूँ, एक बार पहले ये लिख लो नोट बना के, क्यों हम टाइम वेस्ट करें, पता चले भाई क्वेश्चन में ऐसे वाला आ रहा है तो मैं डबल क्यों इक्वेशन लगाऊं, मैं एक ही लगाऊंगा, गलत तो नहीं आएगा। अभी करते हैं, ठीक है, देखो कर दूं नेक्स्ट, कर दिया वैसे तो मैंने, बैक कहाँ से होगा ये, अब करार, अब कर दूं, नेक्स्ट कर दूं ना, पक्का। चलो यार मैंने इसी पे डाटा लिखा था, चलो तुम बता दो क्या था मेरा, KMnO4 कितना था, 50 ml और बस, और मुझे हाइपो बस। चलो अब मैंने क्या किया, KMnO4 को रिएक्ट करवाया मैंने एक्सेस KI से, ठीक है। तो ये मेरा क्या बनेगा, Mn2 प्लस I2, ठीक है। Mn2 प्लस से मुझे लेना देना भी नहीं है, मुझे I2 पर फोकस करना है, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या बनेगा, दूसरा मेरा जो I2 लिबरेट हुई है वो Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, I माइनस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ये S4O6, ठीक है, ये 2 माइनस। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 जो मुझे निकालने हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, हाइपो के। हाइपो का क्या क्या गिवन है, 30 ml इंटू 0.1, और इसका इनफैक्टर कितना होता है, ठीक है। देखो यहाँ प्लस 0, ये आएगा 2 से 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 0.5 का चेंज, लेकिन एक में कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा इनफैक्टर 1, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 1। और आयोडीन के बारे में मुझे अच्छे से पता है, या इनफैक्ट एन इक्विवेलेंट ही रहने दो, या तुम अगर एन फैक्टर भी लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, कितना होगा 2, ठीक है, वह जरूरत है भी नहीं, सेम ही है ऊपर वाला, ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, या ना भी निकालो कोई दिक्कत नहीं। अब वापस ऊपर वाली इक्वेशन पे चलो, ऊपर वाली इक्वेशन में मेरा क्या हो रहा है, I2 क्या जा रहा है, इनडायरेक्टली मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा I2। यहाँ पर I2 एन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर कितना है 2 नहीं है, रिएक्शन कैसे, I2 का बताना है ना हमें, तो I नेगेटिव का थोड़ी बताना है हमें, तो बताना तो I2 का है ना, तो I2 का बताना तो यहाँ पर वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है, 2 और क्या आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ, अच्छा इसके इक्वल कर दो ना, वो भी क्या है लिखना, ठीक है। तो मैं इसको एन फैक्टर रहने देता हूँ, बस वो समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। एन इक्विवेलेंट्स आ गए इसके, यहाँ पे पुट कर दो बस, एन इक्विवेलेंट्स के किसके इक्वल हो जाएंगे 30 इंटू 0.1 इंटू 1, कितना हो गया 3। और उसकी वॉल्यूम, इसका मुझे क्या क्या गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन, 50 ml है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना होता है 5, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी मेरी 3/250,
ठीक है, उसके अंदर उन्होंने आई नेगेटिव की बात नहीं की, I2 की ये थी। यहाँ पर मैंने लिखा I नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अरे बस खत्म ही होने वाला है। छुट्टी क्या बचा किया ही क्या आज हमने, इतने आराम से चल रहे हैं, समझ गए? ठीक है, थोड़ा क्या कह रहे हो, लेफ्ट होना क्या बोल रहे हैं? अच्छा लेफ्ट, लेफ्ट तो मेरा उधर है, उधर ही जाऊं पक्का, इधर नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन लिख लो इतने में, ठीक है, अब वहां पर वो चीज काम आएगी। अगला क्वेश्चन लिख लो, KiO3 is mixed with KiO3 is mixed with excess of Ki. KiO3 is mixed with excess of Ki in acidic medium. In acidic medium, the liberated I2 requires 50 ml. The liberated I2 requires 50 ml of 0.2 molar 50 ml of 0.2 molar hypo solution. Find the moles of KiO3 mixed. यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और KiO3 में क्या है, आयोडीन है, तो अब हमें डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, समझ गए ना, यहाँ पर तुम दोनों को इक्वेट डायरेक्ट कर लेते, यहाँ हो जाता, वहां नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आ जाए जो मैंने जो नोट में लिखवाया वो अप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। या अगले में नहीं कर सकते, और वो कम चांस होता है वो पेपर में आए, आ भी जाता है, लेकिन फिर हम एक ही पकड़ेंगे तो सही रहेगा। मैं तब तक मोल्स मैं तब तक चेकिंग कर लेता हूँ, कोई कलर बढ़िया सा मिल जाए, तुम अपना देखो, क्वेश्चन करो, इसमें रिफ्लेक्शन कम पड़ रही हो। सबका गलत है अभी तक तो, 10/6 सही है। किसका है? चलो बढ़िया हो गया, कोई नहीं, आराम से करना। यहाँ पर मैंने क्या बोला है, पहले नीचे वाले से n इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 निकालो, निकाल लिए, वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालो। क्यों? अभी बताता हूँ रीजन। ऊपर वाले का n फैक्टर अलग आ रहा है, नीचे वाले का अलग, चाहे देख लो I2 के लिए। ऊपर देखो I2 में मेरा क्या जा रहा है, वो I नेगेटिव और IO3 नेगेटिव, तो वहां पर हमारा कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली, तो वहां से n फैक्टर वहां से, इस वजह से हम नीचे बस n लेके जा रहे हैं, n इक्विवेलेंट्स नहीं लेके जाते। ठीक है, समझ गए ना? इससे तो मैं ही नहीं दिख रहा, इनको डल हो गया, कोई बात नहीं। देखो आज मैंने मैच आज भी कर ही लिया, आज मैंने येलो बैकग्राउंड लिया है, बहुत सिंपल है, एक ही कंसेप्ट लगाओ, पहले सेकंड इक्वेशन से n इक्विवेलेंट निकाल, 10/6। चलो पहली रिएक्शन क्या है मेरी, KiO3 है, हमने उसको एक्सेस ऑफ Ki के साथ रिएक्ट करवाया, दिख रहा है ना सबको? अब तो इधर वालों को भी दिख रहा है ना? हाँ, अब इनको दिक्कत नहीं लग रही। अब यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, ये I2 बनेगा, ठीक है, और ये भी I2 में जाएगा, ये भी I2 में जाएगा, तो तुम ऐसे लिखना चाहते हो लिख लो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम I2 + I2 लिख लो अगर तुम्हें दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये क्या है, -1 से इसमें जा रहे हैं, ठीक है, और ये किसमें +5, तो +5 से भी 0 में जाएगा, तो ऐसे लिखना चाहते हो लिख लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, तुम I2 भी लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरी I2 निकली है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक हटा देता हूँ, बस समझाने के लिए था कि I2 ही बन रही है। ठीक है, अगर मेरा I2 है वो हाइपो के साथ मिलेगा, हाइपो क्या है, Na2H2O3, ठीक है, वो मुझे क्या देगा, I- + SO4, ठीक है, ये क्या आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर मैं वगैरह को नहीं देख रहा। अब मुझे यहाँ से पता है, मुझे यहाँ से क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जो I2 होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। ठीक है, यहाँ तक सबने किया। ठीक है, हाइपो की मुझे क्या क्या वैल्यू की मैंने 0.2 मोलर इंटू 50, ये मेरे क्या आ गए मोल्स, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर कितना है 1, तो ये मेरे क्या आ गया हाइपो। आयोडीन का यहाँ पर एन फैक्टर कितना है 2, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2। ठीक है, अब मैं वापस ऊपर वाली इक्वेशन पर चलता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर देखो, ठीक है, मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ,
ठीक है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर पता है जो मेरा I2 है, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो I2 के हैं जो बना है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो कौन है यहाँ, KiO3। अब तुम यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पर n इंटू एन फैक्टर लगाता हूँ, ठीक है, n इंटू एन फैक्टर, n फैक्टर इस आयोडीन के लिए कितना आ रहा है, देखो ये 0 है, ठीक है, 0 से यहाँ कहाँ जा रहा है -1 में, और यही 0 से कहाँ जा रहा है +3 में, तो इस +5, तो यहाँ पर हम n फैक्टर कैसे निकालते थे 1 बाय वाला, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर n फैक्टर का फॉर्मूला हम सीधा भी लिखा था, एक n रिडक्शन n ऑक्सीडेशन अपॉन n रिडक्शन प्लस n ऑक्सीडेशन, ये था। तो यहाँ पर ये कहाँ जा रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है -1, 1 का चेंज, लेकिन इसके लिए तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, इंटू 0 से कहाँ जा रहा है 5, लेकिन 2 के लिए क्या हो जाएगा 10, तो 2 इंटू 10 बाई 2 प्लस 10 क्या बन जाएगा ये 20/12, क्या बन जाएगा मेरा 5/3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये देखो यहाँ पर मेरा एन फैक्टर है 5/3, और इस आयोडीन का एन फैक्टर क्या था 2। पिछले केस में देखो, पिछले केस में मेरा क्या था, कहाँ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका एन फैक्टर क्या था और यहाँ इसका भी क्या था, तो यहाँ पर दोनों का एन फैक्टर सेम था, इस वजह से हमने सिंपली दोनों को इक्वेट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर दोनों का डिफरेंट आ गया, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ से एन फैक्टर आ गया, यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 निकाल सकता हूँ, क्योंकि मोल्स तो कंजर्व रहते हैं हमेशा, ठीक है, एन इक्विवेलेंट रिएक्शन डिपेंडेंट होता है, लेकिन मोल्स कभी भी रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं होते। तो मेरा क्या बन जाएगा ये, ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा 2 से, ये मेरा 5 आ गया, ठीक है, तो एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स आ गए 5। अब यहाँ पर बस ये मुझे इसके बारे में क्या मोल्स पूछा है, ठीक है, मोल्स इंटू एन फैक्टर कितने हैं KiO3 का 5 है, ठीक है, निकालना आता है ना, देखो +5 से 0 में जा रहा है, तो 5 और एक ही एटम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 5, एन फैक्टर कितना I2 का 5/3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और ये 5, ठीक है, तो ये मेरा 5 से 5 कैंसिल, तो n क्या आ गया मेरा 5/3। समझ गए क्या किया, वहां से n की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट किया, बस और कुछ नहीं किया। कहाँ गलती हो रही थी एन फैक्टर वगैरह में, अब समझ आ गया ना, वही है ना, तुम्हें जो बेसिक आता था तुम वही लगा रहे थे, फिर यहाँ लक्ष्य 10 कहाँ से आया, देखो यहाँ पर ये 0 से कहाँ जा रहा है 5 में, लेकिन यहाँ पर उसके एक मोल में कितने हैं 2, तो 5 इंटू 2 क्या 10 हो जाएगा, तो वहां से 10 आ गया, ठीक है, आगे बढ़े, अब सबने कर लिया ना नोट, 5 मिनट रुक जाओ रजनीश, 10 मिनट रुक जाए, 5 मिनट है, 5 मिनट पता कितने बड़े होते हैं यहाँ, मैं यहाँ 5 सेकंड नहीं रुक पाता, तुम 5 मिनट कह रहे, दिक्कत आ रही है, अच्छा उनको दिक्कत नहीं आ रही ना, थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है क्या, अरे बस आज के लिए एडजस्ट कर लो, फिर कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगी ना, उनको दिखता नहीं, बस दिख रहा है ना बस, अरे बल्कि मेरी आंखों पे भी लग रहा है ये, आंखें मेरी खराब हो जाएगी, अंधा हो सकता हूँ मैं, तुम्हारे लिए अंधा होने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, कर दो नेक्स्ट, चलो अगले आइडिया डालो, आयोडीमेट्री, आयोडीमेट्री ये तो सिंपल सा, इसमें कुछ है ही नहीं, लफड़ा ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो ध्यान से देखो आयोडोमेट्री, आयोडोमेट्री में हमने क्या किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या निकाली थी स्ट्रेंथ, मतलब मोलैरिटी हो गया कुछ भी, तो यहाँ पर हम किसकी निकालेंगे स्ट्रेंथ, निकालेंगे किसकी रिड्यूसिंग एजेंट की, मतलब ये जस्ट उसका उल्टा हो गया, मैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ निकालूंगा, समझ रहे हो, तो इसलिए मैंने वहां पर ओ को मैंने मार्क कर दिया था, ताकि तुम्हें याद रहे, आयोडो में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, आयोडी में हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराएंगे। अगर बताओ मैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवा रहा हूँ तो I नेगेटिव का कराऊं या I2 का, तुम बता दो, ऑब्वियस ही बात है भाई, रिड्यूस करना है तो I नेगेटिव कहाँ लेके जाओगे, जमीन में थोड़ी गाड़ोगे, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मैं क्या लूंगा I2, लेकिन यहाँ पर ये किस में होगा एक्सेस में, ठीक है, ये किस में होगा एक्सेस में, वो मुझे बता किस में कन्वर्ट कर देगा इसको I नेगेटिव में, अब कुछ ना कुछ तो I2 बच जाएगा, एक्सेस में था, अब जो रिमेनिंग I2 है, ठीक है, I2 कौन सा जो रिमेनिंग है उसके साथ हम रिएक्शन करवा देंगे हाइपो की, ठीक है, प्लस हाइपो, जब वो हाइपो के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा I नेगेटिव में, और ये अपना हो जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ,
यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जो I2 होंगे वो किसके इक्वल होंगे, किस किसने उसको किया न्यूट्रलाइज, हाइपो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो और प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या हो गया, तुम्हें ये पता होगा सारी वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है, इनडायरेक्टली ये भी तुम्हें गिवन होगा, बस तुम्हें ये निकालना होगा, ये निकल गया तो इनडायरेक्टली उसकी स्ट्रेंथ निकाल लोगे। दोनों में फर्क समझ गए। इसके अंदर हम डायरेक्ट आयोडीन यूज कर रहे हैं, वहां पर पहले प्रोड्यूस करते हैं फिर यूज करते हैं। आयोडीन का कलर क्या होता है, ब्राउन सा होता है, वॉयलेट ब्राउन डार्क सा होता है, क्या ब्राउन सा होता है भाई, मुझे, मैं तो अपने लैब में करके आया, मुझे ब्राउन दिखता था, ठीक है, वहां पर बहुत ब्राउन होता था, तो ठीक है, इतना नोट कर लिया। क्या हो गया, तो वही तो उसको आसान करेंगे ना अभी हम, इसमें आसानी के लिए भी हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे, हैं नेट पे देखे तो मतलब मेरे पे भरोसा नहीं था, ठीक है, तो नोट कर लिया। सर वो फिर सॉलिड का होता है कलर, एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ था लाल। वो दिखता वैसा सा है ना, जनरली टाइट्रेशंस के टाइम पे वही दिखता है, वो सॉलिड में हो जाता है ना, वो इकट्ठा हो जाता होगा, बिल्कुल डार्क इकट्ठे मिलके कुछ अलग सा दिखता है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो, इस पर एक क्वेश्चन है बस, हो जाएगा। 10 ml ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, 10 ml ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, 10 ml ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट reacts with 500 ml, reacts with 500 ml, 10 ml of reducing agent with आधा लीटर, that is 500 ml, 0.1 molar solution of I2, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद IF if the remaining I2 requires, if the remaining I2 requires 0.1 molar, ठीक है, 0.1 molar 250 ml, मतलब एक पाव, ठीक है, 250 ml हाइपो सॉल्यूशन, 250 ml hypo solution for its complete neutralization, for its complete neutralization, calculate normality, calculate normality of reducing agent, calculate normality of reducing agent। सिंपल सा क्वेश्चन है, आईडी पे तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। आंसर है 7.5, ठीक है। रिपीट करूं, कितनी बार रिपीट करवाओगे। 10 ml of reducing agent reacts with 500 ml 0.1 molar solution of I2 if the remaining I2 requires 0.1 molar 250 ml hypo solution for its complete neutralization, calculate normality of reducing agent। पहले रिएक्शन तो लिख ही लेना, ठीक है, एक बार तो कम से कम लिख लो। 3 पाव 7.5 7.5 नॉर्मली, हो गया नॉर्मेलिटी। ये अपने होते में कंफ्यूज चल रहे भाई, सीधा एन इक्विवेलेंट को n इंटू वी लिख देना, क्यों उसको मोलैरिटी में लेके जा रहे हैं जब एन नहीं पूछे। हो गया सबका, लग नहीं रहा, मुंह ऊपर नहीं कर रहे, यस कर रहे हो गया, सच्ची बताओ किसका नहीं हुआ, तो वो सही बताते हो किसका नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, 7.5 आना चाहिए, आ गया, उधर भी बच्चों का आ गया है चलो कोई बात नहीं, मुझे वैल्यूज बता दो एक बार, क्या क्या गिवन है, वैल्यूज बताना इसकी कितनी है, जो जो गिवन है। 500 ml 0.1 मोलर I2 है, ठीक है, और
और क्या गिवन है? हाइपो कितनी है? 0.1 मोलर 250 ml। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। n इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 किसके इक्वल हो जाएगी? n इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो प्लस n इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे पता है I2 का क्या क्या गिवन है, 500 ml इंटू 0.1 मोलर, एन फैक्टर कितना होता है? ठीक है 2। हाइपो क्या क्या गिवन है? 0.1 मोलर 250 ml, एन फैक्टर कितना? 1। प्लस मुझे इसका क्या पूछा उन्होंने, नॉर्मेलिटी, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, n इंटू वी, वी कितना है? 10। अब इसको सोल्व करना है बस, और क्या ही करना है। सोल्व नहीं होगा ये क्या गलती की थी है? हाँ जी, आपने सर 1 पाव बोला था, 3 बाई 4 होता है। उसके बाद 12 भी बोल दिया था मैंने। 750 ग्राम भी तो होता है ना। 7.5 नॉर्मल आ जाएगा। क्या? अरे मैं 750 ग्राम वाला बना रहा था ना, तो साथ साथ बोल भी तो दिया था, 1 सेकंड में बोल दिया था। हो गया, इतना कर लिया क्वेश्चन, सबका हो गया। यहाँ से एन डायरेक्ट निकाल ले, कई बच्चों ने पता पहले यहाँ से मोलैरिटी निकाल ली होगी। किया है पक्का? किसी ने तो किया होगा, किया है सबने, एन निकाले सीधा, पक्का इंटेलिजेंट है तू। आगे बढ़े। अब मतलब तो अपना खेला तो सारा, बैलेंसिंग आती है सबको? बैलेंसिंग तो ना करवाऊं? सबको आती है? करवा दूं? ठीक है, चलो एक बार, अभी कितना टाइम है, हो जाएगी वो तो। पहले एक चीज समझ लो, मेरा उसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है, सर्टिफाइड भी हो चुके हैं अब तो ये नेट से, बच्चों से, ठीक है। ठीक है, तो मेरा भाई ब्राउन मानो हमें, ठीक है, I2 का ब्राउन होता है। अब मैं जब उसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ, धीरे धीरे I2 कम होता जा रहा है, ठीक है। अगर कम हो रहा है, आइडो आईडी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कर रहा हूँ, रिएक्शन हो रहा है तो I2 कम हो रहा है, तो I2 जैसे जैसे कम होता जाएगा, ठीक है, I2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक है, तो ये धीरे धीरे पेल येलो की तरफ जाने लग जाता है, ऑब्वियस ही बात है, कम होता जा रहा है, तो ब्राउन से थोड़ा इंटेंसिटी कम होती जाएगी, थोड़ा येलो येलो सा दिखेगा। ठीक है, एंड पॉइंट पर क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। एट एंड पॉइंट जब पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक बात बताओ, अगर मेरा I2 उसमें प्रेजेंट था, ठीक है, पहले वो क्या था? ब्राउन, जैसे जैसे मैं रिएक्शन कराता जा रहा हूँ वो कम होती जा रही है इंटेंसिटी, वो पेल येलो हो गया। एट एंड पॉइंट पर क्या हो जाएगा? पूरा न्यूट्रलाइजेशन, ऑब्वियस ही बात है, तो न्यूट्रलाइजेशन पर मेरा क्या हो जाएगा? ये कलरलेस, ठीक है, ये कलरलेस हो जाएगा। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम पेल येलो और व्हाइट के बीच का फर्क बताओ मुझे, तुम्हें पता चलेगा फर्क क्या है? ठीक है, तुम्हें पता नहीं चलेगा येलो से व्हाइट कब होगा, पेल कितना देखना है, तुम्हें वैसे पेल में टेंशन हो जाएगी कितना पेल येलो है। ठीक है, इससे कलरलेस जाने में हमें कंफ्यूजन नहीं, कोई पहले ही बता देगा ये हो गया, कोई बाद में बताएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए, ठीक है, मैं एक काम यूज करता हूँ इंडिकेटर का यहाँ, ठीक है, इंडिकेटर यूज करता हूँ मैं, और वो इंडिकेटर का नाम क्या है? उस इंडिकेटर का नाम है मेरा स्टार्च, स्टार्च बाबा। ठीक है, स्टार्च बाबा आएंगे, इनको वरदान देंगे। वो वरदान क्या है? ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये क्या करेगा, ये स्टार इंडिकेटर क्या करता है, I2 के साथ मिल जाता है स्टार्च, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो होता है मेरा ब्लू कलर का, डीप ब्लू होता है वैसे तो, ठीक है, ब्लू कलर का, ठीक है, वॉयलेट ब्लू ऐसे ही, मतलब एक जैसा, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पर क्या होगा? डार्क ब्लू सा ही होता है। तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, जब एंड पॉइंट आएगा, अब ये ब्लू हो चुका है, ठीक है, जब एंड पॉइंट आएगा तो एंड पॉइंट पर एक किसमें कन्वर्ट होगा? कलरलेस में। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हेल्प क्या हो गई, हमने एक डार्क कलर से कलरलेस को पहचानना आसान है एज कंपेयर टू पेल येलो टू कलरलेस। बस स्टार्च की हेल्प से हमारा एक तरह से एंड पॉइंट निकालने में आसानी हो गई, क्योंकि एकदम डार्क कलर से एकदम व्हाइट हो जाएगा कलरलेस, तो पहचानना आसान है। पेल येलो से अगर व्हाइट हो रहा है तो आधे को तो फ्लास्क ही पीले होंगे, तो उनको वैसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आयोडीन ये हेल्प करता है कि हमारा एंड पॉइंट को सही से पहचान पाए। लिख लेना इसको, जो भी अपनी मर्जी से लिख लेना, ठीक है, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, समझने वाली बात थी। क्या? वो तो डिपेंड करेगा ना, कंसंट्रेशन तुम क्या ले रहे हो। एंड पॉइंट मतलब है जहां पर दोनों बराबर हो गए ना, एन इक्विवेलेंट उसके और एन इक्विवेलेंट उसके बराबर हो गए। हाँ रजनीश, चैप्टर खत्म, बस खल्लास होने वाला। अभी नोट कर लिया सारा?
लिख लेना, इजी टू डिटेक्ट है ये, ठीक है, स्टार्च की हेल्प से हमारे लिए आसानी हो गई बस। अब एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है, कभी तुम आगे जाकर लैब में जाके करोगे आयोडीन के साथ तो थोड़ा याद रखोगे, ठीक है। आयोडीन कभी मतलब स्टार्च ना कभी भी स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे, ठीक है, जब रिएक्शन वरना हम ये करते हैं ना, पहले ही डाल देते हैं फिनोल्फथालीन, ठीक है, अपना फिर काम करेंगे। यहाँ पर हम कभी भी स्टार्च पहले नहीं डालते, स्टार्च हमेशा हम तब डालते हैं जब कलर ब्राउन से ना पेल येलो हो जाता है, ठीक है, मतलब कि इतना येलो हो जाता है हमें लगता है कि भाई अब ये येलो हो चुका है, अब मैं ज्यादा डालूंगा तो कलरलेस हो सकता है, तो उससे पहले ही थोड़ा बहुत अगर लाइट भी हो जाए ना तो हम उस टाइम पर आयोडीन डालते हैं। उसका रीजन क्या है, ये सॉरी स्टार्च डालते हैं, उसका रीजन क्या है, स्टार्च और आयोडीन का ना बहुत ही तगड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत प्यार होता है दोनों में, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक जाते हैं, वे छोड़ते ही नहीं, ठीक है, वो छोड़ेंगे ही नहीं तो I2 बाहर कहां से निकलेगा, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं पहले लगभग सारा रिएक्शन ऐसे निकाल दे, स्टार्च को बाद में डाले जब लगभग एंड पॉइंट आने वाला हो, ताकि थोड़ी बहुत ही स्टार्च बची हो वो एंड में अपने आप निकल ही जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगी तो कुछ रह सकती है। तो रीजन बस ये है कि हम हमेशा स्टार्च को जब पेल ब्लू येलो कलर हो जाता है तब ऐड करते हैं, स्टार्टिंग में नहीं करते जब ब्राउन कलर होता है, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, काम ही आएगा कहीं ना कहीं तो, ठीक है, लिख लो, स्टार्च इज नॉट एडिड, starch is not added initially, starch is not added initially because starch and iodine forms a very stable complex, so we add starch, when the color of the iodine solution is pale yellow. अब बैलेंसिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ यार, वो तो बचपन वाली बात होगी, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा मुझे नहीं लगता मतलब कि वो मुझे तरीका सबसे आसान लगता है। अगर तुमने महारत हासिल कर रखी है, ठीक है, किसी तरीके में, तो तुम वही अप्लाई करना, ठीक है, वरना चेंज मत करना। मैं जो बता रहा हूँ जिसको बिल्कुल नहीं आता वो वाला यूज कर लेगा, ठीक है, अगर तुम्हें आसान लगे तुम कर भी लेना, ऐसा दंड नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लगता है तुम प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ना, सबके अपने अलग अलग मेथड होते हैं, तो उस पर अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो उसी से करना, बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना, ठीक है। स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स क्या होते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वो स्टेप्स सारे लिख ही लो पहले। स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट एन फैक्टर, ठीक है, लिख ही लो सीधा, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों के एन फैक्टर निकाल लो, ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टर्स को, क्रॉस मल्टीप्लाई विद एन फैक्टर्स, मतलब कि एन फैक्टर जो है ना अभी बताऊंगा तरीका, अभी तो बस ये लिख लो सारे स्टेप्स, उसका अप्लाई करूंगा। फिर उसके बाद स्टेप 3 क्या है, ठीक है, जो मेरे एटम्स में एन फैक्टर जिनका चेंज हुआ है उनकी बैलेंसिंग कर दो, बैलेंसिंग ऑफ, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बस उनको करो पहले, ठीक है। उसके बाद अगला तरीका लिख लो, अगला स्टेप क्या है, ठीक है, क्योंकि करते टाइम तो याद नहीं रहता क्या स्टेप है, सारे मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ। उसके बाद क्या है, बैलेंस द रिमेनिंग, ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग जो बचे, ठीक है, बैलेंस द रिमेनिंग एटम्स, जो भी एटम्स बचे कचरा बचा है उनको बैलेंस कर दो, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अभी तुम्हें बहुत सारे स्टेप्स लग रहे होंगे, बस ये तो इसलिए लिखवा रहा हूँ, कभी कोई पढ़ना चाहता है तो एक बार पढ़ के समझ आ जाएगा क्या क्या स्टेप्स लगाए। उसके बाद यहाँ से 2 केस बना लेंगे, ठीक है, एसिड वाला कंडीशन है और एक बेसिक कंडीशन है, ठीक है, एक एसिडिक कंडीशन होगी और एक बेसिक कंडीशन होगी। एसिडिक में सबसे पहले हम किसको करते हैं, ऑक्सीजन को, किससे करते हैं, H2O से, और हाइड्रोजन को करते हैं हम H+ से, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन को किससे करते हैं, OH- से, ठीक है, और फिर H+ को किससे कर देते हैं, किससे करते हैं, H2O से, ठीक है। लेकिन मैं ये भी यूज नहीं करता, मैं एसिडिक से ही करता हूँ हमेशा, एंड में दोनों तरफ उतना ही OH- ऐड कर देता हूँ ताकि वो मेरा H+ गायब हो जाए, वो भी करके दिखा दूंगा, ये भी बेकार लगता है मुझे,
मैं तो जनरली हर एक को एसिडिक में करता हूँ, ठीक है। ये स्टेप्स लिख लिए तो इसको भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। पहले लिख लो फिर अप्लाई करता हूँ। जिसको जो आता है मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ इसी से करो, क्योंकि तुम इतने टाइम से कर रहे हो, प्रैक्टिस हो चुकी होती है। जिसको दिक्कत होती है वो यूज करना, आसान लगता है मुझे तो बहुत ही, कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन सबसे पहले MnO4 वाले ले लेते हैं, ठीक, कर लिया नोट सबने, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस गिविंग Mn2 प्लस, ठीक है, प्लस Fe3 प्लस। अब मैंने क्या बोला है, सबसे पहले इनका क्या निकालना है, इनफैक्टर। तो इसका इनफैक्टर कितना आएगा 5, इसका क्या आएगा 1, ये आ गया। उसके बाद के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा 5 MnO4, ठीक है। तो मैं अलग लाइन में लिख रहा हूँ, तुम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ओ यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी, ठीक है, मैं बातों में भूल गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 Fe2 प्लस, ठीक है। उसके बाद वही रिएक्शन दोबारा लिख दो, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, तुम उसी में भी ऐड कर सकते हो, मैं अलग अलग स्टेप सारे दिखा रहा हूँ इसमें। उसके बाद हमारा क्या है, उनको बैलेंस कर लो जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है। यहाँ किस का हुआ है, Mn का हुआ है, वो पहले ही बैलेंस्ड है। Fe का हुआ है, Fe बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचे उनको बैलेंस कर लो, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। है और कोई, है ही नहीं, तो वो स्टेप गया। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे, ठीक है। एसिडिक में तुम्हें पता है +2 में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ऑक्सीजनों करो, यहाँ कितने 4, यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ H प्लस अब कितने हो गए 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। दोबारा बोल रहा हूँ, तुम एक गलती करोगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले उन्हीं को बैलेंस करना जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। कई बार मैं Cl 2 जगह दे दूंगा, लेकिन पहले उस Cl को बस करना जो पार्टिसिपेट किया, दूसरे Cl को नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है, वरना मिक्स करोगे तो दिक्कत है, ठीक। एक और क्वेश्चन लिख लो, अब तुम खुद करके देखना फटाफट, ठीक है। वही ले लो, MnO4 नेगेटिव क्या हो जाएगा, अब जल्दी से करना, ठीक है, थोड़ा। MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव क्या देगा मुझे, Mn2 प्लस CO2। अब थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है आसानी। क्या बन जाएगा इसके लिए, कितना है +5, इसका क्या है 2 आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 5, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उनको बैलेंस करो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Mn कर रहा था कितना है 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2। उसके बाद कार्बन कितना है यहाँ 10, यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ बचा इसमें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचे। ऑक्सीजन यहाँ कितने, किधर 28, उधर कितने 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, ठीक है। एक और चीज बता देता हूँ, वो अगर मान लो मैं तुम्हें एक ये रिएक्शन दे देता हूँ, ठीक है, I2 गिविंग I माइनस प्लस IO3 नेगेटिव, इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं अगर मैंने जो तरीका बताया है, तो तुम्हें यहाँ पर एक इकलौता दिख रहा है ना, और हमें क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे 2I2 लिख देंगे, तो उससे और आसान कर लो, रिएक्शन को उल्टा लिख दो, तो बैलेंस ही करना है ना, ठीक है। तो रिएक्शन को उल्टा करके कर लो, उसे ये थोड़ी मतलब है कि इक्विलिब्रियम थोड़ी निकलवा रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ऐसे लिख लो, उसके बाद निकाल लो, समझ गए कैसे करना है। H2, और देखो अगर इसी में वो बेसिक बोल देता, मैं इसी में समझा रहा हूँ, ठीक है, स्टेप्स वही रहेंगे, 2 क्वेश्चन दे दूंगा वो तुम खुद करना एक बार। अगर इसको मैं बेसिक में कह देता, ठीक है, तो क्या कर दो, यहाँ पर H प्लस कितने हैं 16, तो मैं 16 OH माइनस ऐड कर दूंगा इधर, उधर भी 16 OH माइनस ऐड हो जाएंगे, बेसिक में हो गई, ठीक है। H प्लस को उड़ा दो, वो बेसिक में हो गई। तो घर के तुम्हारे जो 2 क्वेश्चन है मुझे सोल्व करके भेजना, एक ही हो गया पहला, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा लिख लो, कौन सा दूं, ये वाला कर लो, ठीक है। K2Cr2O7 प्लस HCl गिविंग, किसमें जो गिवन है, एसिड कुछ नहीं बोल रहा तो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा
Cl2 प्लस KCl। यहाँ पर देखो तुम K को उड़ाना चाहते हो उड़ा दो, कोई फर्क नहीं है, नहीं भी उड़ाओगे तो वो भी स्टेप्स में काउंट कर रखा है हमने। सबसे पहले देखो बता देता हूँ हिंट, सबसे पहले इसका निकालोगे इसका, ठीक है, Cl का, और इसमें Cr का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम की चेंज हो रही है तो क्रोमियम पहले बैलेंस होगा, और Cl की चेंज हो रही है, Cl की यहाँ पे चेंज हो रही है -1 से कहाँ जा रहे हैं 0, इसको ना काउंट करना अभी, ठीक है। तो इसको और इसको पहले बैलेंस करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट का स्टेप होता है जो बाकी बचे, उसके बाद इस Cl को उठा के लाना। ये स्टेप मैं तुम्हें पीछे बता रहा था, जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहे हैं उन्हीं को बैलेंस करना है। ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ये तो -1 में ही है। तो सेकंड स्टेप में करना, फिर आसानी हो जाएगी, वरना फिर गलत कर जाओगे। स्टेप्स अगर सही लगाओगे कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात बता दूं, एक लेवल आता है जिसके बाद, क्योंकि ये सबसे सिंपल मेथड होता है, जहां पर अगर तुम ऐसे करोगे उसमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाता, लेकिन वो तुम्हारे लेवल पे आता नहीं है। बुकलेट में एक आधा कभी फंस जाए, बाकी एग्जाम में तो नहीं आता, बुकलेट में तो एक आधा ऊपर लेवल ही होता है, वो भी बहुत कम चांस है। अगर फंस जाए उसमें कैसे करना है करना यही है, उसमें पहले तुम्हें एटम्स को बैलेंस करना है, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लगाने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 5 आ गया मान लो, तो यहाँ पे मेरा एन फैक्टर इसका हम क्या लेंगे, 5 1 का है तो ये 25 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हम एन फैक्टर इसके साथ लेंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है, कभी फंसोगे तो लेके आना, वैसे आएगा नहीं कभी। कभी तुम बोलो ना सर ये तो हो नहीं रहा आपके मेथड से, इसलिए मैंने पहले बता दिया, कभी जिंदगी में आएगा नहीं, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आ जाए मुझे गाली ना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है।